हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। पहले तो समझते हैं यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, और साथ ही साथ में हम समझेंगे यहाँ पे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो पहले समझते हैं यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है क्या है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है थ्री लीनियर इक्वेशंस। जो तीन लीनियर इक्वेशन है a11 x1, a12 x2, a13 x3 equals to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 equals to b2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 equals to b3। ओके, सबसे पहला हमारा काम होता है यहाँ पे इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। चलिए इसे हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। पहले यहाँ पे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। साथ ही साथ में हमें लिखना होता है यहाँ पे इसके अननोन वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। अननोन वेरिएबल्स का मतलब होता है यहाँ पे x1, x2 और x3 विच इज इक्वल्स टू, साथ ही साथ में यहाँ पे हमें लिखना होता है b1, b2, b3। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। जब भी अगर गॉस एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है तो पहले सबसे पहले हमें लिखना होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। इसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स ए, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स एक्स, और इसे बोलते हैं मैट्रिक्स बी। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं हम इसे कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लिखना होता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में हमें ए इज टू बी ऐसा लिखते हैं, और ए इज टू बी। चलिए इसे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता कैसे है समझते हैं इसे। a11, a12, a13, a21, a22, a23, a23, साथ ही साथ में a31, a32, a33। इसे ईज टू कॉलम, यहाँ पे सेमी कॉलम ईज टू, इसे ईज टू बोला जाता है। यहाँ पे b1, b2 और b3 होता है। ये हमारा हो गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। इसी की मदद से हमें क्या करना होता है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी नीड टू बी कैलकुलेट द रो एलिमिनेशन मेथड। हियर गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना होता है। उसमें हमने पढ़ा था रो, जब हम पढ़ रहे थे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, वहां पे हमने रो एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। इसके बाद हमें होता है रो एलिमिनेशन, रो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना होता है। Okay, when we going to apply the row elimination method, the matrix should be in this format. Then only we can able to find out the unknown values, the unknown variables और unknown variables, unknown values या unknown variables को हम बोलते हैं यहाँ पे x1, x2 और x3। इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं by using row elimination method। जब ये रो एलिमिनेशन मेथड आता है तो मैट्रिक्स हमें हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में होना चाहिए। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि a11, a12, a13, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये 0 तीन आना चाहिए।
साथ ही साथ में A22, A23 और A33, ये B1, B2 और B3। तो यहाँ पे जब भी हम विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड यूज करते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, so Gauss elimination, this is the format for Gauss elimination. Gauss elimination के लिए इस फॉर्म में अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। ये हो गया हमारा Gauss elimination मेथड। तो जब ये ध्यान रखिए, जब भी Gauss elimination मेथड हम अप्लाई करते हैं तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पे। अब चलते हैं डिफरेंस समझते हैं गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है। सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम रहेगा बट थोड़ी बहुत चेंजेस रहेगी यहाँ पे। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड गॉस एलिमिनेशन का ही बड़ा भाई बोल सकते हैं यहाँ पे, जो सिंप्लीफाइड आंसर बताता है हमें। जब एट लास्ट जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा तो वो 1 1 1 0 0 0 0 0 0 और साथ ही साथ में यहाँ पे B1, B2 और B3 आना चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में आता है तो हम उसे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। दोनों ही मेथड में हमें गॉस एलिमिनेशन मेथड, रो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा। ओके, इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। लेट्स मूव टू द एग्जांपल हियर। जो A11, A22, A33 वैल्यू रहेगा, इसका कोई भी वैल्यू आ सकता है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 2 3 5 6 7 एनी वैल्यू, बट डायगोनल एलिमेंट ही होना चाहिए, इसके जगह पे कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बस ये डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट होनी चाहिए एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शुड बी 0। और ये डायगोनल एलिमेंट में ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 ही आए, कभी कभार 1 के अलावा भी नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है, बट डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं हम गॉस एलिमिनेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 इक्वेशंस गिवन। सो x plus y plus z equals to 9, this is the first equation। 2x plus y plus z equals to 0, second equation 2x plus y 5y plus 7z equals to 52। so equation 1, equation 2 और equation 3 है, इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, a x और ये हमारा b हो गया। चलिए इसे हम समझते हैं हाउ वी कैन एबल टू अप्लाई द, फिर उसके बाद हाउ वी कैन एबल टू अप्लाई द गॉस एलिमिनेशन मेथड हियर। सो पहला वाला स्टेप था हमारा ये वाला, जैसे हमने देखा था सेकेंड स्टेप में हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। सो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में हमने यहाँ पे सेकेंड स्टेप में लिखा है। सेकेंड स्टेप के बाद हमें रो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना होता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं रो एलिमिनेशन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बाय टेकिंग दिस एग्जांपल, लेट मी ट्राई टू इरेज ऑल दिस थिंग्स। चलिए इसे समझते हैं अभी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ओके, चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो पहला वाला हमें क्या करना होता है, यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना होता है, यानी इसका मतलब होता है यहाँ पे ये 0 आने चाहिए, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6,
कोई भी नंबर आ सकता है, बट ये वाला अपर ट्रायंगुलर यहाँ पे 3 0 फॉर्म करना होता है। चलिए हम इसे करते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो वाले टर्म 0 होने चाहिए और ये वाला भी टर्म हमें 0 मिलना चाहिए। चलिए, ये R1 हो गया, ये R2 और ये हमारा R3 हो गया। R1, R2 और R3। तो पहला ऑपरेशन होता है, यहाँ पे हमें 0 लेके आना होता है। 0 लेके आने के लिए वी कैन डू R2 टेंड्स टू व्हाट, R2 माइनस 2R1। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, R2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1। सो 2 माइनस 2 दैट विल बी 0। वी गॉट 0 ना। उसी तरह हमें पूरा रो एलिमिनेशन करना होगा, पूरा रो में अप्लाई करना होगा। सो नेक्स्ट 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये -1 बनेगा हमारा। नेक्स्ट ये वाला और ये वाला, -1 माइनस 2 इंटू 1, so ये -1 minus 2, that will be -3. So -3 we got. Let me try to erase this. Next, इन दो को मुझे अप्लाई करना होगा। 0 minus 2 into 9. So यहाँ पे 0 minus 18, so which is equals to -18. So -18 we got here. Now next step, I had to make this row, the first element should be 0 here. Now for that, again we had to apply the row elimination method. So R3 minus 2 into R1, ये वाला और ये वाला, R1 R3. So 2 minus 2 into 1, that will be 0 here. So we got 0. Now next, this one and this one, 5 minus 2 into 1, 5 minus 2, that will be 3. We got 3. Now next, 7 minus 2 into 1, 7 minus 2, that will be 5. We got 5. Now next here, 52 minus 2 into 9, 52 minus 18, so that will be what, 34. So 34 यहाँ तक आया। I hope so सभी को समझ में आई बात। Let's try to move further here. Let me try to erase all these things. So यहाँ पे हमें 2 0 मिल गए। So next step होता है हमें इस वाले एलिमेंट को भी हमें 0 करना होता है, ताकि हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो सके उससे। So नेक्स्ट के लिए यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें R3 प्लस R2 करना होगा। चलिए इसे भी समझते हैं हम यहाँ पे, ये वाला और ये वाला। So 3 plus 3 into -1, so that will be 0 here. We got 0. Now next, 5 plus 3 into -3, so that will be -4. So we got -4 also. Now next, 34 plus 3 into -18. So after simplification we got -20. Let me try to erase. So यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पे after this step हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, so we are going to be divide R3 with R3 tends to what, -1/4 R3। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, -1/4 इंटू -4,
4 get cancelled, and minus into minus, that will be plus 1 here. So we got plus 1. Even the same thing here also, minus 1 by 4 into minus 20. So minus into minus, plus 4 5s are 20. So we got 5 also here. Let me try to erase. Now our next step, इस वाले रो में R2 में जहाँ पे हर जगह पे माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं जो बाहर जाएगा, तो जिसकी वजह से ये 1 3 118 आ गया। ओके ना, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो गया हमारा 3, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक हो गया हमारे पास 3, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन वैल्यूज यहाँ पे कोई है नहीं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 1 into z होगा, so which is equals to 5, so z equals to 5 we can say। so हमारा सबसे पहला अननोन वैल्यू मिलता है यहाँ पे z equals to 5। तो सबसे पहले हमें 3 इक्वेशंस लिखने हैं। यहाँ पे कैसे लिखते हैं समझते हैं। यहाँ पे 1 into x, x only, 1 into y, so y only, again 1 into z, so that will be z, which is equals to 9। ये पहला वाला टर्म लिखना होता है। ओके, चलिए ये हमारा हो गया यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट इस R2 को समझते हैं अभी कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 into x, that will be 0, 1 into y, so y only, plus 3 into z, 3z, which is equals to 18। this is our fifth equation। now next, so 0 into x 0, 0 into y 0, 1 into z, that will be z, which is equals to 5, which is our sixth equation। so as we solve further, we need to find out the value of x, y, z. These are the unknown variables here। now let's try to solve। सिक्स्थ इक्वेशन से हमें पता चला कि भाई यहाँ पे z का वैल्यू रहेगा हमारे पास 5। चलिए उसी तरह से हम y और x की भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो y प्लस 3z इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे z की वैल्यू थी हमारे पास 5, 3 5 are 15, y प्लस 15 इक्वल्स टू 3। ओके, ये 18 हो गया हमारे। y plus 3z equals to 18, y plus 15, y plus 3 into 5 equals to 18, y plus 15 equals to 18, y equals to 18 minus 15, that will be 3। so we can say y equals to 3। so y is nothing but here 3। now substituting the value of x, y as well as z in the equation 4, now from the equation 4 we get x plus y plus z equals to 9। now as we know, x plus y value is 3 here, I can substitute, and z value is 5, which is equals to 9। so x plus 8 equals to 9, so x equals to 9 minus 8, that will be 1। so we got x equals to 1। so this is our unknown variable, so we can say x equals to 1, y equals to 3, and z equals to 5। this is the what we can say by using the Gauss elimination method। अगली प्रॉब्लम में हम समझेंगे यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में भी। चलिए अब समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल हाउ टू सॉल्व द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कैसे करें, और उससे हम एक रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे और समझेंगे गॉस जॉर्डन मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं।
चलिए फ्रेंड, अब समझते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम को ही यहाँ पे कंसिडर किया है। इस वाले यहाँ तक हमने समझा है। ओके, यहाँ से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे बाय यूजिंग द गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को। हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में होता है कि यहाँ पे हमें ये वाला और ये तीनों एलिमेंट्स हमें जीरो करना होता है। बस हमें डायगोनल एलिमेंट्स ही रखना होता है और बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो होते हैं। चलिए इसे समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे पहला रो होगा। जैसे हमने पहले वाले प्रॉब्लम्स में हमने क्या किया था, हम ऊपर की तरफ से जा रहे थे, R1 R2 R3। जब यहां से हमें नीचे की तरफ से जाना होगा। पहले वाले स्टेप्स में हम ऊपर से आ रहे थे, अब नीचे से हमें ऊपर जाना होगा। चलिए समझते हैं। पहले इधर R2 माइनस 3R3 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि सबसे पहला मुझे ये वाला एलिमेंट जीरो करना है। तो उस हिसाब से मुझे पहले 0 0 1 और ये 5 जैसा है वैसा ही लिखना होगा। नेक्स्ट, उसके बाद चलिए ऑपरेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये R3 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। हमने R2 निकालना है हमें। R2 के लिए हमने क्या बोला था, R2 माइनस 3R3। ये R1, ये R2 और ये R3। तो यहाँ पे 0 minus 0 into 3, that will be 0. So we got 0 first element. Now next वाले केस में चलते हैं। यहाँ पे 1 minus 3 into 0, तो ये 1 हो गया हमारा 1। Now next, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 minus 3 into 1, so again we got 0. So we got 0 here also. The same thing we need to do here, same thing। 18 माइनस 3 इंटू 5, ये वाला दो टर्म्स लेना है। 18 इंटू 18 माइनस 3 इंटू 5, यहाँ पे 18 माइनस 15, दैट विल बी 3। वी गॉट 3 हियर। ओके, नाउ आई होप सो यहाँ तक अभी सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे अब इस वाले एलिमेंट को भी मुझे यहाँ पे जीरो करना है। यहाँ पे तो जीरो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, R1 माइनस R3, यानी कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसीलिए हमें वहां पे ऑपरेशन R1 माइनस R3 करना होगा। चलिए समझते हैं अभी से। तो इस केस में 0 1, 1 माइनस 0, दैट विल बी 0, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे। R1 minus R3, 1 minus 0, which is equals to 1. We got 1. Now next, 1 minus 0, again we got 1 here. Now next, 1 minus 1, which is 0. We got 0. Now next, 9 minus 5, which is 4. We got 4 here. So this is one. This one is our R1. Now, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिल यहाँ पे इस वाले टर्म को मुझे जीरो करना होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट ही प्रेजेंट होनी चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट हमारे जीरो होने चाहिए यहाँ पे। चलिए समझते हैं इसे भी अभी। तो यहाँ पे जीरो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, R1 माइनस R2। चलिए इसे समझते हैं। जैसा हमने समझा था, R3 जैसा है वैसा ही लिखना होगा, 0 0 1 5
और R2 भी हमें जैसा है वैसा ही लिखना होगा, 0 1 0 और ये हमारा 3 हो गया। अब हमें ऑपरेशन ये अप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे R1 minus R2. So 1 minus 0, that will be 1. So we got 1 here. Now 1 minus 1, 1 minus 1, which is equals to 0. So we got 0 here. Again 0 minus 0, which is 0 only. So here also we got a 0. Now next 4 minus 3, 4 minus 3, we got 1 here. So 1 we got here. Now with the help of this, we can say this is our R1, R1, R2, R3, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, this is 0, 0, 1, this is 1, 3, 5. So इस फॉर्म को हम बोलते हैं यहाँ पे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा डायगोनल एलिमेंट हमारा यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। कभी कभार किसी इमरजेंसी या किसी केसेस में 0 आ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ में रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू 0. So from this we can say x equals to 1, y equals to 3 and z equals to 5 here. जरूरी नहीं है इस केस में सारे यहाँ पे डायगोनल 1 1 आए, कभी कभार ऐसा हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में डायगोनल अलग अलग वैल्यूज आए, जैसे डायगोनल एलिमेंट में 1 2 3 या 1 5 6 और बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हमें 0 मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस वाले में टॉपिक में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी कंडीशंस कौन कौन सी होती है। नाउ बिफोर दैट वी नीड टू बी कंसिडर फ्यू थिंग्स हियर। जैसे आप देख सकते हैं कंसिडर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पे हमें 3 सेट्स ऑफ इक्वेशंस जो कंसिडर किया है हमने, a1 x1 b1 y1 c प्लस c1 z1 इक्वल्स टू d1। उसी तरह से a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3। ना इस वाले इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। सो ये हमारा हो गया A मैट्रिक्स, ये हमारा हो गया X कैपिटल X और ये हमारा हो गया कैपिटल B। A X इक्वल्स टू कैपिटल B, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना। इसी मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हमने देखा था प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी, जस्ट हमें B वाला भी ऐड करना होता है। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आती है, the main important thing we need to be understand here during solving the problem here, what are the conditions for the consistency here. Now as we go on proceeding for the simplification here, जैसे रो एक्लॉन फॉर्म में हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स रो एक्लॉन फॉर्म में लेके आते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग रो एलिमिनेशन मेथड्स, उसके बाद ये वाली कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल करते हैं। चलिए इससे पहले समझते हैं ये कंडीशन कौन कौन सी ये कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन आता है फर्स्ट केस, r of a which is not equals to r of a is to d here, then the system is inconsistent। सिस्टम हम inconsistent कब बोलते हैं,
अगर यहाँ पे इसका रैंक और इस वाले का रैंक और इस वाले का रैंक अगर मिसमैच होता है, then we will say it is a inconsistent system here. अगर दोनों सेम होते हैं या फिर कम होते हैं, तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी गोइंग टू बी सी हियर, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलिए सेकेंड केस में होता है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और साथ ही साथ में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कंसिस्टेंट होंगे. कब होंगे? जब इसका रैंक, द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक्स और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दोनों ही नंबर सेम होंगे. Then the unknown number of unknown values or unknown elements here, then the system is said to be consistent and has a unique solution. ये यूनिक सोल्यूशन कब होता है? जब यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम होता है. देन वी विल से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे इस सिस्टम को हम बोलते हैं यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन. ना augmented matrix equals to rank of the matrix, but number of unknown values यहाँ पे कम हो जाते हैं. सपोज यहाँ पे x, y और z आएंगे, बट यहाँ पे x या फिर y ही आए. सो नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट्स कम हो सकते हैं, बट रैंक ऑफ द दोनों का सेम रहेगा. इन दैट कंडीशंस हम यहाँ पे बोलते हैं उस वाले सिस्टम्स को इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोल के बोला जाता है. चलिए इसे समझते हैं बाय यूजिंग वन एग्जांपल हियर. चलिए इस वाले प्रॉब्लम को हम समझते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि भाई यहाँ पे एज वी कैन से investigate the values of lambda and mu such that x plus 3y plus 5z equals to 9, x minus y plus 2z equals to 1, 2x plus 2y plus lambda z equals to mu here. तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहला दिया है कि भाई यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशंस कब आएंगे और नो सोल्यूशन कब आएगा. चलिए इसे समझते हैं बाय टेकिंग दिस प्रॉब्लम हियर. तो जैसा हमने देखा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, इधर इसका मैट्रिक्स लिखना होता है. चलिए हम इसे लिखते हैं मैट्रिक्स में 1 3 5, 1 minus 1 2, 2 2 लैम्डा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, y और z which is equals to what we can say 9 1 mu. इसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स A, इसे कैपिटल X और इसे हम बोलते हैं B. तो ये AX इक्वल्स टू B फॉर्म में आ गया. तो इसके बाद हमने देखा था हमें लिखना होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्मेट में. चलिए एज वी कैन सी हियर, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में हमें ऐसा लिखना होता है, ए और बी दोनों को कंसीडर करना होता है. चलिए एज वी कैन सी हियर, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में है. चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू अप्लाई द रो एलिमिनेशन टेक्निक हियर. इस वाले टर्म को हमें जीरो करना है, इस वाले टर्म को जीरो करना है और इस वाले टर्म को हमें जीरो करना है. तो जीरो करने के लिए हमें r2 minus r1, the reason is 1 minus 1, 1 minus 1, that will be 0. We got 0 here. Now next minus 1 minus 3, so minus 4 we got. Now next 2 minus 5, that will be minus 3. 2 minus 5 minus 3 we got. Okay, next these two operations we need to be performed here. 1 minus 9 which is equals to minus 8, so minus 8 we got here. Now let me try to erase this part. Now r3 minus 2 into r1, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
ये 2 है, मुझे इस वाले टर्म को यहाँ पे 0 लेना है। सो 0 लाने के लिए मुझे R3 माइनस 2 इंटू R1 लेना होगा। सो 2 minus 2 into 1. So we'll get 0 here. Now next 2 minus 2 into 3. So this will be minus 4. Next lambda minus 2 into 5. So we'll get lambda minus 10. So we got lambda minus 10 here. Now these two operations we need to perform. Mu minus 2 into 9. So we'll get mu minus 18. So mu minus 18. I hope so. यहाँ तक सभी को समझ में आया। चलिए चलती है आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जैसे हमने पढ़ा था कि भाई हमें यहाँ पे भी 0 करना है, क्योंकि हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो उसी की वजह से इसीलिए हमें यहाँ पे R3 माइनस R2 करना होगा। याद रखिए हमेशा जैसे ही हम इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे हम 0 करते हैं तो हमारा बेस बन जाता है R2। इंस्टेड ऑफ R1 वी हैव टू गो विथ R2। सो चलिए R2 और R3 का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो 0 minus 0 will get 0, minus 4 plus 4 will get 0 here. Now lambda minus 10 minus R2, R2 is nothing but minus 3. so इसे अगर मैं ऑपरेशन करूं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करूं, so minus 10 plus 3, so which is equals to lambda minus 7. We got lambda minus 7 also. Now next mu minus 18 minus 8. So mu minus 18 plus 8, which is equals to mu minus 10. So we got till here. Now कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि भाई हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है हमें पता चलता है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की मदद से। ये हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है। इसे हम नाम देते हैं आर ऑफ ए और इसे हम नाम देते हैं आर ऑफ ए इज टू बी। चलिए इसे समझते हैं, इस वाले आर ऑफ ए इज टू बी। सो पहला कंडीशन था कि भाई यूनिक सोल्यूशन। अब ये यूनिक सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? सो फ्रॉम द एक्लॉन फॉर्म, एक्लॉन फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 7 माइनस 7 रखता हूँ तो ये वाला पूरा टर्म मेरा 0 होगा और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑलरेडी मेरा 3 है और ये भी रैंक ऑफ द 3 है। तो जिस वजह से हेंस वी कैन गेट ए यूनिक सोल्यूशन। अगर कब मिलता है यूनिक सोल्यूशन? अगर हमारा लैम्डा विच इज नॉट इक्वल्स टू 7। यूनिक सोल्यूशन में होता है कि एज वी कैन से लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 7। अगर 7 माइनस 7 होगा तो ये 0 होगा, तो ये पूरा रो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा तो इसका रैंक 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो अगर मुझे 2 नहीं चाहिए तो उसका मतलब है कि मुझे लैम्डा की वैल्यू 7 भी नहीं चाहिए। सो अगर 7 नहीं होगी तभी तो यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट, दूसरा नंबर आ पाएगा। सो तभी तो यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 होगा, जिस वजह से यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे। देन वी कैन से इट्स अ यूनिक सोल्यूशन। चलिए
अभी समझते हैं नो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। नो सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक सेम नहीं होना चाहिए। देखिए, इसका मतलब है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए शुड बी 2 और रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 होना चाहिए। अब ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? अगर लैम्डा इक्वल्स टू 7 होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 माइनस 7, ये 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट रो यहाँ पे 0 होगा। तो 0 होगा तो इसका मतलब होगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 2 हियर। बट यहाँ पे तो ये 0 नहीं है। अगर यहाँ पे भी 0 होगा तो अलग केस हो जाएगा। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 10 हियर। और ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होगा यहाँ पे 3। 3 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। 0 तब आता है अगर 10 माइनस 10 हो तो 0 आएगा। So, ऐसे वाले कंडीशंस को हम बोलते हैं यहाँ पे नो सोल्यूशन। सो दिस कंडीशन इज नोन एज नो सोल्यूशन। चलिए अब लास्ट वाले पे चलते हैं, मेन्यू सोल्यूशन। मेन्यू सोल्यूशन का देखते हैं यहाँ पे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू n वैल्यू। n वैल्यू, n हमें स्टार्टिंग में 3 था, ठीक। अगर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 होता है, ये भी 2 होता है और ये 3 रह जाता है हमारे पास, ये होता है कंडीशन अगर मैं लैम्डा इक्वल्स टू 7 और म्यू इक्वल्स टू अगर 10 रखता हूं, तो यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो इन दैट कंडीशन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका 2 हो जाएगा। अगर मैं पूरा कंसिडर करूं, ये भी 2 होगा। बट मेरा स्टार्टिंग का रैंक था 3, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 था, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। आई होप सो ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।